नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 22 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये 22 जून है आज। 8 दिन में लगभग में एक सप्ताह में आपका जून का महीना भी एंड हो जाएगा। फिर आपके पास जुलाई बचेगा और अगस्त बचेगा। सितंबर में 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, तो 3 महीने आपके पास में लगभग में 90 दिन बचेंगे इंक्लूडिंग सितंबर। तो 90 दिन है, तो कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा। 8 घंटे भी दे सकें तो भी कम होगा। 8 घंटे 10 घंटे बार बार रिवाइज़ कीजिए कि चैप्टर्स को, ताकि बारीकी आपसे ना छूटे। यूपीएससी का जो मैंने पीवाईक्यू अभी करवाया है, यूपीएससी 2024 का जो पेपर करवाया है आपको, उसमें आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा बारीक चीज़ों को डाला गया स्टेटमेंट में। एग्ज़ाम के परिसर में, एग्जामिनेशन हॉल में वो बारीकियां आपसे छूट जाएंगी और वहीं पर आपको लगेगा कि आपने सही किया है इस क्वेश्चन को और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो निगेटिव बचाने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो यही होता है कि बारीकी से पढ़ा जाए चीज़ों को। तो कृपया करके इसका ध्यान में रखिएगा। और कल मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट था और फिर कल से होगा। 21 तारीख को नहीं हो पाया था, 20 को नहीं हो पाया था, इसलिए 21 को टेस्ट हुआ है और अब कल है आपका टेस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल थोड़े से कठिन बन गए थे, लेकिन सवाल का स्टैंडर्ड सही रखा था मैंने, इसलिए ताकि आपको कुछ नए फैक्ट्स भी पता चले, नए चीज़ें भी कवर कर लें आप। ओके, तो कल भी टेस्ट है। अगर आप टेस्ट से जुड़ना चाहते 70 बीपीएससी के लिए, तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मेरे आईडी का लिंक रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। नए स्टूडेंट्स के लिए 650 रुपये है और पुराने जो पेड ग्रुप में ऐड हैं उनके लिए 500 रुपये प्राइस है। 71 बीपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग भी चल रहा है, जिसमें अभी 9th के एनसीईआरटी के सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब ज्वाइन बटन से भी आप ऐड हो सकते हैं 299 में, और 299 डायरेक्ट पे करके भी आप ऐड हो सकते हैं। तो जुड़िएगा। अगर आपको इसमें शामिल होना हो तो काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। लिखकर एक रेगुलर आपका रूटीन बन जाएगा। चलिए देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सहित हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सभी राज्यों में पता है आपको कि इलेक्शन होने वाला है। जम्मू कश्मीर खास क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, उसके पश्चात से ये पहली बार इलेक्शन वहाँ पर होगा। इससे पहले डिलिमिटेशन वहाँ पर हुआ। डिलिमिटेशन परिसीमन का काम किया गया। परिसीमन के बारे में इस बार यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछ लिया है। तो परिसीमन का काम किया गया, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को बांटा गया और उसके पश्चात से पहली बार इलेक्शन हो रहा है। अब जो जम्मू कश्मीर होगा वो यूटी होगा, लेकिन विथ क्या होगा? विधानसभा वाले यूटी कौन कौन से हो जाएंगे बंधुओं, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली विधानसभा है, एक पंडीचेरी विधानसभा है, और एक यूटी में आपका जम्मू कश्मीर जो है वो तीसरी विधानसभा होगी, जिसके पास जो यूटी है लेकिन विधानसभा है उसके पास में। तो इस फैक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये बता सकते हैं कि दिल्ली को विधानसभा के लिए यूटी वाले विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसके साथ ही आज हम भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें सुधार हुआ है और उसको लेकर डिटेल आर्टिकल आया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश के संबंध, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, वो भारत की यात्रा पर आई हैं, तो उनसे जुड़े हुए कुछ पीटी के फैक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आर्मेनिया का नाम आपने सुना होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। उस समय मैंने आपको आर्मेनिया के बारे में बताया था। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। वहाँ का सबसे बड़ा लेक जो उसके मैप पर दिखता है उसका नाम है सेवन, इसी तरह का कुछ नाम है। ये लेक भी है। उसका बाउंड्री कंट्री कौन कौन सा है इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको अगर पता होगा। क्यों देखेंगे आर्मेनिया को? आर्मेनिया ने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया है, फ़िलिस्तीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ किया। इससे पहले स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, और ये 2 देश थे, और एक देश है, 3 देश को जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था फ़िलिस्तीन को बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज़ करते दुनिया में। तो ये एक नया अपडेट है। तो आर्मेनिया को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। उसके बाउंड्रिंग कंट्री आप भूल गए होंगे, तो वो थोड़ा सा मैं आपको करवा दूंगा। अगर आपने इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो लोकेशन वाले सवाल
और इंटरनेशनल न्यूज़ में रहने वाले सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। और इसके साथ आपको पता होगा कीनिया जो देश है, कहाँ का देश है, ये तो अफ्रीका का देश है, कीनिया देश है। वहाँ पर टैक्सेशन के खिलाफ में, सरकार का जो टैक्सेशन का रूल है उसके खिलाफ में भीषण प्रदर्शन चल रहा है। कहाँ पर? तो कीनिया में टैक्सेशन के खिलाफ में भीषण प्रदर्शन देखी जा रही है। तो ये न्यूज़ पूछ लिया जाता है। यूपीएससी ने पैटर्न एक नया किया है कि डायरेक्ट आपसे वही पूछ लेगा कि कहाँ पर हाल फिलहाल में इस तरह की चीज़ों को घटना देखी गई है। तो इनका क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और पैटर्न न्यूज़ का ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पर कौन सी घटनाक्रम वर्ल्ड में चल रही है। बस बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। और ये भी देख लेंगे थोड़ा सा हम लोग, और मुख्य रूप से आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी संस्था जो चर्चा में है, चोरी के कारण से चर्चा में है। क्या नाम है इस संस्था का? इस संस्था का नाम है NTA। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? नॉन ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी कहते हैं इसको। आजकल मीम चल रहे हैं NTA पर खूब। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एजेंसी को कब बनाया गया, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसको हम लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आखिरकार है क्या। इसके जो प्रमुख हैं अभी चीफ थे जोशी नाम है उनका। NTA के लिए जो जांच का दल बनाया गया उसके भी प्रमुख जोशी जी ही बने हैं। तो यही है कि भाई विजय माल्या के खिलाफ विजय माल्या ही जांच करा है। विजय माल्या ने विजय माल्या को क्लीन चिट दे दी। किस मामले में? तो विजय माल्या के घोटाले केस में विजय माल्या ने विजय माल्या को दोषी पाया। कितना सुनने में अजीब लग रहा है ना। तो NTA के जो प्रमुख हैं, NTA के खिलाफ जाँच का भी प्रमुख वही है। तो इसको भी ज़रा हम लोग देख लेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। और उम्मीद की जा रही है कि भारत के शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये चीज़ साबित हो गया है कि इसमें धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीट एग्जामिनेशन के तहत जो होने वाला काउंसलिंग है उस पर रोक नहीं लगाया है। नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बच्चे मांग कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। नीट का एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि UGC नेट का कर दिया इन्होंने। UGC नेट का नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया, है ना। तो इसको भी ज़रा देखेंगे कि भाई क्या है ये, कौन सा तोप है ये, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मामूली सा फीस है, जुड़ेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, आर्टिकल डिस्कस करते हैं। एक कंसर्न और रहता है कि भाई न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF कैसे लिया जाए। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, पेड PDF ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। मामूली से, बहुत मामूली से उसका तो फीस रखा है, कुछ पैसों में आपका पूरा ईयर का हो जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ YouTube ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF उसी में मिल जाता है, उसके लिए अलग से नहीं देना पड़ता है। ओके, चलिए देखिए आर्टिकल, देखिए आज का क्या है। आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जब मैं डिटेल आर्टिकल डिस्कस करता हूं तो आप लोगों को लगता होगा इसमें PT के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। UPSC का इस बार का पेपर उठाइए, आपको पता चलेगा कि न्यूज़पेपर डिस्कशन का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। समझते ही नहीं हैं बच्चे, उनको लगता है कि अभी भी वही वन लाइनर पढ़ने से हो जाएगा। नहीं होने वाला है गुरु, पेपर आने दो फिर आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए 19 तारीख को आर्टिकल आया था द हिंदू बिजनेस लाइन का, जिसमें ग्रामीण भारत के ग्रोथ के बारे में कुछ न्यूज़ आया है। आज के द हिंदू का आर्टिकल अगर आप पढ़ सकें, मैं पढ़ाऊंगा उसको आने वाले समय में। फैजान मुस्तफ़ा, इनको जानते होंगे आप, लॉ के मामले में, संवैधानिक मामलों में इनकी महारत हासिल है, विशेषज्ञ माने जाते हैं। फैजान मुस्तफ़ा ने बिहार में जो रिजर्वेशन को रद्द किया गया है उस पर द हिंदू में आर्टिकल लिखा है। अगर आपको फुर्सत मिले, और इंग्लिश कोई कठिन नहीं है, बहुत ही मामूली से इंग्लिश है उसका, तो ज़रूर पढ़िएगा। एक बार उसको गो थ्रू हो जाइएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं जब आपको पढ़ाऊँ तभी आप उस चीज़ को पढ़ें, मैं तो पढ़ाऊँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके ओरिजिनल आर्टिकल को पढ़ें। आप एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करें। तो द हिंदू का आर्टिकल है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, पढ़िएगा एक बार। संघर्ष ही करना पड़ेगा पढ़ने में, लेकिन एक बार उसको पढ़िएगा। शानदार आर्टिकल है जिसमें आपको ये चीज़ दिखेगा कि क्यों इस रिजर्वेशन को रद्द नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत ही शानदार से तर्क दिए हैं। उन तर्कों को आप अपने एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, जिसमें उन्होंने पर कैपिटा इनकम बताया है बिहार के लोगों का, कि एवरेज जो देश का है, देश का जितना है एवरेज, उसका भी 30% से कम है हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन के हिसाब से इनकम। अपने यहाँ का शहरीकरण जो है ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मात्र कितना परसेंट है, 13 या 15% के आसपास है। 15% है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जबकि देश का एवरेज 33% के आसपास है। 30% के आसपास शहरीकरण पहुंच रहा है। तो अर्बनाइजेशन में भी हम लोग, बिहार के लोग पिछड़ रहे हैं, और जॉब भी नहीं है।
कमाई के मामलों में पिछड़े हुए हैं। साथ में ईबीसी और जो ओबीसी वर्ग है उनकी जो आय है, इनकम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं हम। जो जनरल वर्ग हैं वो भी कोई अमीर नहीं है, वो भी इकोनॉमिक रूप से वीक में आते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा उस आर्टिकल को पढ़कर कि भाई किस प्रकार की हम एक ही पक्ष को देखते हैं। जैसे आरक्षण रद्द किया गया तो बहुत सारे लोग खुश हो गए, बहुत सारे लोग दुखी हुए। इस खुशी और दुखी से बीच में निकल कर देखिए कि तर्क क्या था। ठीक है, जो आरक्षण वाला वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले ही, उस पर जाके ज़रा कमेंट्स पढ़िएगा किस तरह के लोग कमेंट करते हैं कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मुफ्तखोरी, ये वो। सो ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप अगर बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। ये ध्यानपूर्वक देखा कीजिए चीज़ों को और तर्कपूर्वक बातें किया कीजिए। ठीक है, रद्द किया गया है तो बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगी सही गलत, तब तक तो हाई कोर्ट का फैसला सही है। सरकार ने जब किया था तो सरकार ने भी सही किया था। हमें ना तो सरकार के खिलाफ बोलना है, ना तो हाई कोर्ट के खिलाफ बोलना है। हाँ, लेकिन हमें दोनों पक्षों को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, लिखने लायक पता होना चाहिए। केवल हवाबाजी नहीं, लिखने लायक पता होना चाहिए कि लिख सकें उस पर 5-5 पॉइंट दोनों पक्षों में हम लोग। ठीक है, देखिए अगला आज का आर्टिकल क्या है, हाउस होल्ड्स के बारे में है, ग्रामीण हाउस होल्ड्स के बारे में। 2023 के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-22-23 में जो किया गया था, उसके अनुसार इन्होंने ग्रामीण भारत की एक अलग परिदृश्य रखने की कोशिश की है। के अनुसार भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रगति और आय वृद्धि के आशाजनक संकेत दे रही है। इसमें एक इनको उम्मीद की किरण देख रही है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैटर्न चेंज हुआ है एक्सपेंडिचर का, हाउस होल्ड कंजम्पशन का मतलब होता है कितना कौन से चीज़ को कंज्यूम किया जा रहा है ग्रामीण भारत के द्वारा। सर्वेक्षण के सबसे उल्लेखनीय निष्कर्षों में एक यह है कि ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय का हिस्सा पहली बार मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के 50% से कम हो गया है। जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपया अगर खर्च करता है तो 50 रुपये से कम वो भोजन पर खर्च करता है, बाकी 50 रुपये अलग चीज़ों पर खर्च करता है। यानी कि लोगों का इनकम जो बढ़ा है तो लोग अब अपना भोजन के खर्चे आसानी से निकाल पा रहे हैं, ऐसा इस सर्वे के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन सर्वे जो होता है, सर्वे का हमेशा सैंपल साइज छोटा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सर्वे संपूर्ण भारत के परिदृश्य को नहीं दिखा सकता है। महज बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति से दूर यह महत्वपूर्ण बदलाव ग्रामीण भारत के बीच परिवहन, चिकित्सा व्यय, उपभोक्ता सेवा जैसे क्षेत्रों पर व्यय कर सकने के वित्तीय क्षमता की ओर इशारा कर रहा है कि भारत के ग्रामीण भारत के लोग, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल याद हो जाएगा आपको, भोजन के अलावा परिवहन जैसे वाहन खरीदने जैसी चीज़ों पर, मेडिकल जैसे इलाज के मामलों पर, उपभोक्ता सेवा यानी कि कुछ सर्विस लेने के लिए, सर्विस का मतलब होता है कुछ भी, घूमना फिरना भी हो गया या फिर इंटरनेट हो गया, ये सब का सब सर्विस में ही आएगा, जैसे क्षेत्रों पर भी व्यय कर सकने की वित्तीय क्षमता उनकी बढ़ रही है, ये बोला गया इसमें। ग्रामीण और शहरी उपभोग पैटर्न के बीच में कम होता अंतराल ग्रामीण इलाकों में अभिसरण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को दिखाता है। दरअसल बात यह है कि ये कुछ उपभोग आंकड़ों के आधार पर थोड़ा सा ज़्यादा एजम्पशन कर रहे हैं। शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है। आज का ही मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ाऊँगा जिसमें दिल्ली में हाईएस्ट मौत हुई है इस बार बेघर लोगों की हीट वेव के कारण से। ऑन एन एवरेज पर डे सड़क पर 40 से 50 लोग गिर के मर रहे हैं, जिनके घर नहीं हैं, जो सड़क पर रह रहे हैं, गरीब लोग। आपको पता होना चाहिए कि आधे से अधिक भिखारी जो बड़े शहरों के हैं वो हीट वेव के दौरान निपट गए हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे थे कि ठंड में तो लोग हमें चादर देने, कंबल देने आ जाते हैं, लेकिन गर्मी में कोई क्या देगा, कोई फ़ैन तो गिफ्ट नहीं कर सकता उनको, क्या कोई गिफ्ट करेगा। फिर भी कुछ लोग, कुछ गुरुद्वारे, कुछ बड़े संगठन जो है सड़क पर घूम घूम कर हीट वेव के दौरान उन्होंने खाने पीने की चीज़ें बांटी हैं। लेकिन मौसम और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ सकता है सामाजिक रूप से, आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले गरीब लोग निपट रहे हैं इस हीट वेव में। जिनके पास पैसा है उन्होंने तो एक और एसी टांग दिया, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो निपट गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केवल सैंपल सर्वे जो है ग्रामीण भारत और शहरी भारत का उचित परिदृश्य प्रवेश आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये इसका आलोचनात्मक मैं मूल्यांकन करवा रहा हूँ आपसे, ताकि अगर आपसे ये बोला जाए कि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो सर्वे आया है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, भारत का क्या परिदृश्य दिखाता है, तो उस समय आप ये सब पॉइंट ऐड कर सकें। ओके,
अगला देखिए कि हालांकि इन उत्साहजनक संकेतों के बावजूद गरीबी, इन्होंने भी बोला है, अवसंरचनात्मक कमी, गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तक पहुंच से संबंधित लगातार बनी हुई है। चुनौतियां ग्रामीण भारत की प्रगति में बाधा बन रही है, जिससे इन गहन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता रेखांकित होती है। इन्होंने बताया है कि अच्छा है, सब कुछ सही भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेज हैं जिनसे हमें निपटना पड़ेगा। भारत की आत्मा इसके गाँव में बसती है, जब भारत सुदृढ़ होगा तब इंडिया सुदृढ़ होगा, ये एक नारा भी है। भारत में ग्रामीण विकास संबंधित प्रावधान क्या क्या है? अब संवैधानिक प्रावधान को हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में क्या कहता है कि पंचायती राजों का संगठन होना चाहिए, भाई पंचायती राजों का निर्माण होना चाहिए। और ये गांधीवादियन फिलॉसफी है जो हमारे डीपीएसपी में ऐड किया गया। गांधीवादियन है, उसके अलावा लिबरल है, समाजवादी है, सोशलिस्ट तत्व भी है, कुछ दक्षिणपंथी तत्व भी है, जैसे गोधनों की सुरक्षा और गाय से जुड़े हुए चीज़ों पर भारत सरकार को, पर्यावरण से जुड़ी हुई, गाय से जुड़ी हुई चीज़ों पर भारत सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दक्षिणपंथी माना जाता है। तो डीपीएसपी में सभी तरह के विचारों को समाहित किया गया था। तो उसी में से एक है, पहला है संवैधानिक प्रावधान ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ। राज्य के नीति निषेधक तत्वों का डीपीए अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठन करने, उन्हें स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों संपन्न करने का निर्देश देता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्य सौंपे गए हैं। कृपया करके 29 को ध्यान में रखिए, 29 कार्य सौंपे गए हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29। आपको लग रहा होगा क्या वन लाइनर फैक्ट करवा रहा है मास्टर, ये पीसीएस वालों को बड़ा प्रेम होता है इससे। वो पूछ लेगा कि 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राजों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29, 30 में कम कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार जैसे विषय शामिल हैं। बीपीएससी ने बड़ा ही खेल किया था, उसने बिहार के ग्राम पंचायतों की कार्य सूची में से सवाल पूछ लिए थे, कौन से कार्य बिहार के ग्रामीण पंचायतों को नहीं मिला हुआ है, पंचायती राज के तत्वाधान में नहीं आता है। कितना कठिन सवाल था, वो आसान सवाल नहीं था। 67th री एग्जामिनेशन में शायद पूछा गया था, या 68 में आई थिंक। जरा देखिएगा उसको कहाँ पर पूछा गया था। तो ये कृपया करके ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज पॉलिटी का वो टॉपिक है जिससे कभी पीसीएस अछूता नहीं रहता है, एक सवाल वहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार शासन, केंद्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय भारत पंचायती राज संस्थाओं को नीतियां बनाने, कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य सरकार के पास ग्रामीण विकास विभाग होता है, जो राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्थानीय सरकार, पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्तर पर विकास कार्यक्रम की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होती है। 3 स्तर हो गया। सेंटर स्तर पर पंचायती राज हो गया, स्टेट स्तर पर ग्रामीण मंत्रालय हो गया, और नीचे पंचायत तो हो ही गया, नीचे तो पंचायत खुद ही हो गया। तो ये 3 स्तरीय ढांचा है और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण के लिए इसको बनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्रास रूट से शुरू हो। भारत में पंचायत जो रहे ये हमेशा ही सुदृढ़ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, भारत के गांव बहुत ही समृद्ध माने जाते थे। भारत के गांव बहुत ही समृद्ध माने जाते थे। कब तक? जब तक ब्रिटिशर्स का आगमन नहीं हुआ, उनकी उल्टी सीधी नीतियाँ नहीं बनाई गई, तब तक भले वो मुगल रहे शासक, चाहे वो दिल्ली प्रशासन रहे हैं, चाहे उससे पहले के राजपूत रहे हैं, या उससे पहले गुप्त रहे हैं, या उससे पहले उत्तर मौर्य या मौर्य, कहीं पर भी आप जाइए, मौर्यों के काल के बाद, दरअसल में जनपद काल के पश्चात से, अब जरा हिस्ट्री में भी चलते हैं, मास्टर का थोड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जनपद काल के पश्चात से उत्तर वैदिक जिसको कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल, वहाँ से पंचायत, जो हमारे पंचायत का तात्पर्य है ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था हमारे स्वायत्त होते चले गए। ऊपर कौन आया कौन गया इनको कोई खास मतलब होता नहीं था, क्योंकि आत्मनिर्भर ग्राम होते थे। गांव में जितनी आबादी होती थी वो अपने हुनर और अपने कृषि की व्यवस्था के बदौलत कभी मांगने नहीं आती थी, बल्कि शहर को एक्सपोर्ट करती थी। ध्यान से सुनिएगा, शहरों को गांव से एक्सपोर्ट किया जाता था, संसाधनों का, वस्तुओं का, कपड़ों का, भोजन का, कृषि का। आज भी किया जाता है। आज भी सब्जियां फल वगैरह कहाँ से आते हैं? तो ग्रामीण इलाके से आते हैं शहरों में। लेकिन उस समय कोई रोजगार के लिए गांव से शहर कम ही लोग आते थे। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं मुगल एरा की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शहर जो थे उन पर उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण की तुलना में आत्मनिर्भर कम थी। ग्रामीण में हुनरमंद लोग होते थे, जो अपने हुनर, जैसे कि लोहे का काम करके, चर्म का काम करके, तेल का काम करने, जो आपको जातियाँ आज दिखती हैं, वो सब जातियाँ अपने अपने हुनर के बदौलत कमाती थी।
जब अंग्रेजों की नीतियां आईं, उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, रैयतवारी को लागू किया। उनकी नीतियों के कारण अकाल आए, बुनकरों को तबाह कर दिया, चर्मकारों को तबाह कर दिया, तेलियों को तबाह कर दिया, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई। विलियम बेंटिक जब भारत आया, थोड़ा सा और सुन लीजिए, भाषण दे रहा हूँ मैं, सुनिएगा। विलियम बेंटिक जब भारत आया, विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था गुरु, पहला गवर्नर जनरल। इसने क्या बोला कि भारत के मैदान भारत के कारीगरों के हड्डियों से पटे पड़े हुए हैं, क्योंकि सारे कारीगरों को भूखे मार दिया गया जब हथकरघा की जगह पर पावर लूम और ये सब चीज़ें शुरू हो गई दुनिया भर में। और भारत के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियां ला दी, यहाँ से एक्सपोर्ट को तबाह कर दिया गया, इंपोर्ट बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। गांव गरीब होते गए, शहर ओवर पॉपुलेटेड होता गया। ट्रेंड समझ में आ रहा है इतिहास में आपको? ट्रेंड से भी कई बार सवाल पूछ लेती है यूपीएससी। चलिए जनपद काल से आप आ जाते हैं वर्तमान पर। हाल के समय में ग्रामीण भारत के विकास के प्रमुख चालक क्या क्या रहे हैं? बढ़ती प्रयोज्य आय। ये जो सर्वे है उजागर किया कि ग्रामीण परिवारों में खाद्य व्यय के हिस्से में ऐतिहासिक रूप से गिरावट आई है। 46%। अगर 100 रुपया कोई कमा रहा है तो उसका 46 रुपया खाद्य पर व्यय करता है। इससे इंगित होता है कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ विवेकाधीन व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध है, या वाहन जैसी श्रेणियों पर व्यय में वृद्धि हुई है। 7.5% को उजागर करता है। वाहन जैसी चीज़ें, गाड़ी वगैरह पर व्यय बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम भी तो बढ़ गया है, जो वाहन स्वामित्व वृद्धि और संभावित रूप से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि का संकेत भी देती है। कृषि सुधार और प्रौद्योगिकी प्रगति भी हो रही है। कृषि सुधार हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं फार्मिंग सेक्टर में, लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण फार्मिंग सेक्टर में, कृषि में बेरोजगारी भी आती है। ठीक है। कृषि सुधार और कार्यान्वयन और आधुनिक प्रौद्योगिकी का अंगीकरण से ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों, उन्नत सिंचाई तकनीकों प्रसार से फसल के पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी जागरूकता हुई है। तो किसान जो है वो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से अपग्रेड हो रहे हैं। ग्रामीण अवसंरचना का भी विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं। पहला क्या हो गया भाई? सड़क। दूसरा क्या हो गया भाई? तो दूसरा हो गया इंटरनेट भी पहुंच गई। तीसरा, पीने का पानी हमने पहुंचाया है। चौथा, स्वास्थ्य ढांचा हमने आयुष्मान भारत जैसी चीज़ों के माध्यम से पहुंचाया है। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो सड़कों की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है इसको क्रांतिकारी माना जा रहा है। दूर दराज के गांवों को निकटवर्ती कस्बों और शहरों से जोड़ने वाली 12मासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य रूप से गांवों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ा जाता है अच्छी सड़कों के माध्यम से। इसलिए आपने गौर किया होगा कि आपके गांव से आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाने का सड़क लगभग में 100%, कहीं पर भी आप हों, लगभग में सभी जगहों पर आपको अच्छी सड़क दिखेंगी जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाता होगा, है ना। इसके अतिरिक्त दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने सामुदायिक संसाधन केंद्रों और उत्पादन केंद्रों जैसे ग्रामीण अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम ने ग्रामीण स्टार्टअप और उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाया है। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस और ऋण तक पहुंच भी हो रहा है भाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है, लोग तक वित्त की पहुंच हो रही है, वित्त का समान रूप से आवंटन भी हो रहा है। इसमें कौन कौन सी योजनाओं का आप नाम लिख सकते हैं? तो पीएम किसान हो गया, आयुष्मान भारत हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन में। उसके अलावा कौन सा हो जाएगा? जैसे और घर बनाने के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, और भी कई सारे, जहाँ पर भी डीबीटी आएगा या कैश की बात आएगी उसको भी इंक्लूजन में जोड़ दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लाखों लोगों के लिए बैंक खाते खोले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय एसएमईज को भी किफ़ायती ऋण भी उपलब्ध करवाया है। स्मॉल जो सेक्टर हैं, स्मॉल छोटे जो माइक्रो सेक्टर होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेपर बनाने का काम, अगरबत्ती का काम, ये सब करते हैं, उनको फाइनेंस भी उपलब्ध करवाया है। डिजिटल कनेक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। डिजिटल डिवाइड, ये क्या होता है? शहरों में इंटरनेट बहुत अच्छा, शहरों में सिटी में इंटरनेट बहुत अच्छी, लेकिन रूरल एरिया में बहुत ख़राब, तो इसको डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है ये कहते हैं। लेकिन दोनों जगह पर इंटरनेट की सुविधा खूब अच्छी हो रही है, वाईफाई कनेक्शन हो रहा है,
फ़ोन यहाँ के लोगों के पास भी है, यहाँ के लोगों के पास भी है। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। भारत नेट जैसे कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक ग्रामीणों को, जो ग्रामीण एरिया को जोड़ा जा रहा है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना ग्रामीण समुदाय के लिए ई गवर्नेंस सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बाजारों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया गया है। इसलिए गाँव में लोग बैठकर आजकल यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, नाचते गाते रहते हैं, ब्लॉग बनाते रहते हैं। तो सही है ये भाई। सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर भी उदय हुआ है। इसका गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण हस्तशिल्प और कारीगरों को उत्पाद को बढ़ावा मिला है। हुनर हाट स्कीम, ये किससे जुड़ा हुआ है? हुनर हाट स्कीम किससे जुड़ा हुआ है? सवाल हैं ये सारे गुरु, एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। हुनर हाट योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों, कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने, बिक्री करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, एक प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपने हुनर के द्वारा बनाए गए किसी भी उत्पाद को बेच सकते हैं। जबकि जीआई टैगिंग ने अनूठे क्षेत्रीय उत्पादों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में भी मदद किया है। तो ये हुनर हाट वही कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण जो शिल्पकार, कारीगर होते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा किया था, रिलेट किया आपने, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थाम रखा था। यही वो लोग हैं जिनका विनाश कर दिया गया अंग्रेजी नीतियों के द्वारा, उनको हमने रिवाइव नहीं किया। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पहल, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता में सुधार ने ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास और कल्याण में योगदान किया है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन जो फ्री बनाया है हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत में, इससे ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। अब कुछ चुनौतियां भी देख लेते हैं। कृषि संकट व किसान ऋणग्रस्तता बहुत ज़्यादा अभी भी भारत में है और परिवार बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त हैं। भारत के आधे से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं, जिन पर 74,121 रुपये का बकाया राशि है। आप समझ सकते हैं, ये एवरेज निकाला गया है। पंचायती राज संस्थानों में एफएफएफ की कमी, फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, इनकी कमी देखी जाती है। कहाँ पर? तो पंचायती राज में। अपर्याप्त ग्रामीण अवसंरचना है, गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच है। बातें बड़ी बड़ी हम लोग कर रहे हैं कि अस्पताल बना दिया, आयुष्मान भारत हो गया, लेकिन आपको भी पता है कि प्राइमरी जो चिकित्सा केंद्र होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, भैंसें बनी होती है वहाँ पर। तो ये कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, कुछ उपलब्धियां भी हैं जिसको मैंने बताया है। समाधान क्या होगा चुनौतियों का, ये आपको सोचना है। समाधान सोचने के लिए तो ऑफिसर बनना है आपको। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए कि ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं, शेख हसीना जी, ये 2 दिन के भारत के स्टेट विजिट पर आई हैं। और ये कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण जो हुआ था उसमें भी आई थी। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। और उसके साथ में ये जो आई हैं स्टेट विजिट पर, किन किन चीज़ों पर बात होगी, तो ट्रेड से लेकर ट्रेड, डिफेंस, रिवर, नल जो जल विवाद है, उसके अलावा और भी कई सारे मुद्दों हैं जहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ और टर्म हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ पोर्ट्स के नाम मैं दिखाऊंगा जिसकी चर्चा की जा रही है, कुछ नदी विवाद, कुछ हमने इनिशिएटिव जो लिया है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, ध्यानपूर्वक एक एक फैक्ट को देखते चलिएगा। कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट आएंगे कि एक तो है आपका तीस्ता वाटर शेयरिंग पैक्ट जो है, ये भी अभी एजेंडा में होगा। तीस्ता विवाद चल रहा है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है। इसके जल विभाजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है इन दोनों देशों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में ये हमारे राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति जी जयप्रदीप धनखड़ जी से मिलेंगी। ये सब चीज़ों जो होती हैं छोटी छोटी, कई बार पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस में, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, है ना। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये देखिए कि ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप, बांग्लादेश इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में जितने देश हैं, दक्षिण एशिया में जितने देश हैं, दक्षिण एशिया, उत्तरी एशिया कौन सा है गुरु? रूस है। रूस, मंगोलिया, चीन, ये उत्तरी एशिया है। आज तक नहीं समझ में आता होगा। दक्षिण एशिया हो गया एशिया का दक्षिणतम भाग, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और फिर अपने बगल में कौन सा है? म्यांमार है, ये सब हो गया। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका सिंगापुर और ये सब देश हो गए। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। दक्षिण एशिया को कई बार समझ नहीं पाते हैं आप लोग। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा कौन सा है? तो बांग्लादेश ही है। देखिए अगला क्या है
इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया। लेकिन भारत बांग्लादेश का सेकेंड ट्रेड पार्टनर है एशिया में, चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया इज़ द बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन एशिया। बांग्लादेश, ये जो आपको मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ ना, यूपीएससी 2020 का पेपर में है, ये स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश से इतने आयात हम करते हैं, निर्यात ज़्यादा करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आया हुआ है। देखिएगा, इसीलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको। इसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, तो भारत को करता है। भारत को सबसे ज़्यादा करता है विथ अप्रॉक्सीमेटली यूएसडी 2 बिलियन, यूएसडी का 2 बिलियन अगर आप ले लेंगे तो उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत को करता है। कौन? बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश हमारे साथ व्यापार में काफ़ी अच्छा है और ये चीज़ बांग्लादेश के लिए भी सही। बांग्लादेश से हम क्या क्या मंगाते हैं, कपड़े वगैरह हो गए, पटसन भी हो गया कुछ, और भी कई सारे उत्पाद हम मंगाते हैं। मुख्य रूप से वहाँ से टेक्सटाइल सेक्टर जो है भारत में आता है, उसके कारण भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिर भी हम ट्रेड को बढ़ा रहे हैं क्योंकि ट्रेड आवश्यक है दोनों देशों के बीच में। देखिए, जो मैंने आपको कहा वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दोनों देशों के बीच में बैलेंस करना ट्रेड को, कि भाई किसी का ज़्यादा व्यापार घाटा ना हो जाए, किसी एक के उद्योग के कारण दूसरे का उद्योग प्रभावित ना हो जाए, इसके कारण से भी हम चिंतित हैं और इस पर ही बातचीत किया जाएगा। बांग्लादेश भारत के माध्यम से बहुत सारे उत्पादों को दुनिया भर में भेजता है, चाहे वो यूरोप भेजना हो, अमेरिका भेजना हो। भारत के पोर्ट्स हो गए, भारत के एयरपोर्ट्स हो गए, यहाँ से भारी मात्रा में बांग्लादेश के सामानों को एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया। साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए, इस पर जब वार्ता आज हो जाएगी ना मोदी जी के साथ में, ट्रेड वगैरह साइन हो जाएगा, तो हम लोग और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू। बांग्लादेश हमारे नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। आपको पता होगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में एक आता है नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, ये टॉपिक है, बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। इसमें पहले क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट को उग्रवादी ग्रुप भारत में अटैक करके बांग्लादेश में छुप जाते थे। वहाँ की सरकार भारत का कोऑपरेट नहीं कर रही थी। फिर जब शेख हसीना जी की गवर्नमेंट बनी तब उन्होंने भारत के साथ में सहयोग करना शुरू किया। फिर वो बांग्लादेश भाग कर नहीं जा पाते थे, भूटान भी भागना उनका बंद हो गया। तो फिर धीरे धीरे करके उग्रवादियों को हमने ख़त्म किया ऑपरेशन ऑल आउट के द्वारा नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट लगभग में शांत था, पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा अशांत हो गया है। इसके अलावा हम दोनों देशों के बीच में 4096 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ में है, तो बांग्लादेश के साथ में ही है। इसको याद करने का क्या है तरीका, तो बचपन से एमबीए, ये तरीका है भारत की बाउंड्री को याद करने का। बचपन बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और ये हो गया म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपका बचपन से एमबीए ट्रिक हो गया। तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं, 4096.7 किलोमीटर की हम लोग सीमा साझा करते हैं। और इस सीमा जब साझा करते हैं इस पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे मानव तस्करी बहुत बड़ा चैलेंज है, मानव तस्करी बहुत बड़ा चैलेंज है, पशुओं की तस्करी बहुत बड़ा चैलेंज है हम दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा फेक करेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश से भारी मात्रा में अपने यहाँ पर लोग घुसपैठ करके आते हैं। दिल्ली सहित जगह जगह पर आपको बांग्लादेश के लोग भरे पड़े मिलेंगे और यहाँ के आधार कार्ड बनवा लेते हैं। आपने देखा भी होगा, क्राइम बहुत ज़्यादा होता है उसके कारण से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ के लोगों को आने से रोका जाए। साथ में नॉर्थ ईस्ट में भी ये लोग डेमोग्राफी चेंज में बहुत बड़े योगदान इनका माना जाता है। असम में डेमोग्राफी चेंज में बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है। तो ये भी एक है। उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे, उसके अलावा ये भी मुद्दा है कि भाई वर्तमान में हमारा एनर्जी सेक्टर हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश इंपोर्ट करता है 1160 मेगावाट जो है भारत से इंपोर्ट करता है बांग्लादेश इंपोर्ट करता है ना। उसके अलावा ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की कंपनी है, इसका जो विदेश का विभाग है ओएनजीसी विदेश एक अलग एंटिटी है, अलग कंपनी है जो विदेश में भारत के लिए तेल वगैरह निकालती है। तो ये भी बांग्लादेश में एक्सप्लोर करने के लिए जा सकती है और वहाँ पर भी अपने तेल का जो कुआं होती है उसके लिए काम कर सकती है। उसके अलावा रेल लिंक भी हम दोनों देशों के बीच में शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। किसका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ढाका चिटगांव रेलवे लाइंस नवंबर 1, 2023 में, है ना। और अखूरा अगरतला स्टेशन एंड अखूरा कहाँ है, बांग्लादेश में। अगरतला तो अपने नॉर्थ ईस्ट में हो गया। अगरतला, अखूरा, ढाका चिटगांव रेल लाइंस, इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हमने सोचा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के इनलैंड का एरिया जो है उसको भी कनेक्टिविटी अच्छे से किया जाए और भारत के एरिया के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाए, ताकि दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी हो, आदान प्रदान, सांस्कृतिकरण में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो। बांग्लादेश एक उदार इस्लामिक राष्ट्र माना जाता है। बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति जो है वो भारत से भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि पुनर्जागरण का जो भारत में काल है वो सबसे पहले बंगाल से ही शुरू हुआ। तो वहाँ की आबादी जो है वो
रूढ़िवादी इस्लामिक विचारधारा वाले देशों में से नहीं है, बल्कि अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ एचडीआई में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी भी उनकी अच्छी चल रही है। बस लोकतंत्र को लेकर वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने पिछली बार वहाँ पर क्या किया था कि चुनाव का बाइकआउट कर दिया था, तो नकली कैंडिडेट खड़ा करके वहाँ की सरकार चुनाव जीती है और चुनाव के धांधली के भी आरोप लगे थे। मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है किसको, तो बांग्लादेश को। मुझसे जो लोग पढ़ रहे हैं उन सबको लाइन ऑफ क्रेडिट पता होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 8 वर्षों में करीब में 8 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट मैंने बताया था ये क्या होता है, तो भारत ने अपने यहाँ पर $8 बिलियन रख दिया मान लीजिए, है ना, और बोला कि बांग्लादेश को जब जब ज़रूरत हो तो इसमें से पैसे लेकर खर्चे कर लेना। इसको लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। भारत ने श्रीलंका को भी दिया था, बांग्लादेश को भी दिया है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ रिलेशन के ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात होगा, पैक्ट वगैरह हो जाएगा, तो हम लोग फिर इसको डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं, भारत बांग्लादेश रिलेशन को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। नेक्स्ट हम लोग एनटीए को डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कई सारे लोग इसको बोल रहे हैं नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। तो ठीक है, काम ही ऐसे किए हैं। आपको पता है कि पेपर लीक के कारण से इस एक वर्ष में आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था, ये सब बनाने से पहले पढ़ना पड़ता है ना। बिना पढ़े एक शिक्षक हमेशा एक स्टूडेंट होता है, पूरे जीवन भर एक स्टूडेंट बना रहता है। नए स्टूडेंट बने रहेंगे तो हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए हमें पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो आज मैं देख रहा था कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या है। तो आपको पता होगा कि दिसंबर 2023 में पेपर लीक रोकने से जुड़ा हुआ एक कानून लाया गया, जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया। लेकिन देखिए थोड़ा सा डायलेमा कि दिसंबर 2023 के बाद से पेपर लीक की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस एक वर्ष में केंद्र और राज्यों को मिलाकर जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण 3 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। 3 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। सेंटर और राज्यों के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको कलेक्टिव रूप से जोड़ देंगे, और ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, साउथ इंडिया की तुलना में नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है कि पेपर लीक के कारण से नॉर्थ के राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसके कारण से 3 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। चलिए देखिए क्या है कि हाल ही में पात्रता पर्यवेक्षक, ठीक है भाई ये सब चीज़ें छोड़िए, स्थापना पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत में की गई है। ये ध्यान में रखना है, इसका रजिस्ट्रेशन 1860 एक्ट के तहत में किया गया। इस संस्था का कोई भी संस्था बनती तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका 1860 एक्ट के तहत में किया गया है। ये एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों प्रवेश और छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे IIT, मेडिकल का नीट हो गया, नीट यूजी, और अंडर ग्रेजुएट और पीजी दोनों यही करवाती है। उसके अलावा यूजीसी नेट हो गया, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन हो गए, और भी कई सारे, जैसे अभी CUET वगैरह सब यही करवाती है। अब CUET वालों के बेचारे गले सूखे हुए हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में क्या होगा, है ना। उद्देश्य क्या है इसका? इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का आधार परीक्षण करना है। कोई हंसेगा नहीं अगर मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो सीरियस होकर देखना है कि क्या क्या इसके काम लिखे गए हैं। कथनी और करनी में कितना डिफरेंस होता है, जरा उसको देखिएगा। कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानक, ये ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा आयोजित करवाता है, जिसके लिए इसे ऐसे विद्यालय और विश्वविद्यालय का चयन करना होता है जहां पर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। परीक्षा का आयोजन से उनके शैक्षणिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े। अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से सभी विषयों का प्रश्न पत्र बनाना, एक मजबूत अनुसंधान और विकास की संस्कृति के साथ साथ परीक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना। क्वेश्चन तो शानदार रहते हैं इनके, लेकिन लीक हो जाते हैं। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करवाना। काम पूछे जा सकते हैं आपसे। एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना। विभिन्न मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभाग, राज्य सरकारों द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व तो सौंपे जाने की स्थिति में उसका संचालन करना। राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उनका ये परीक्षा जो है ये एनटीए ही कंडक्ट करवा ले तो भी ये कर सकती है, ठीक है। स्कूल बोर्ड या अन्य निकाय प्रशिक्षण के साथ साथ सुधार सुनिश्चित करना और प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षण संबंधी मानकों के समय समय पर जांच करना। प्रशासन क्या है, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। इससे संरचना से एनटीए का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद होता है। क्या कोई IAS होगा? नहीं।
क्या कोई प्रोफेसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रख्यात शिक्षाविद अब भारत सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। इसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एक महानिदेशक होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाले संस्थाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। एनटीए जैसी विशिष्ट परीक्षा एजेंसी की स्थापना से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटी जैसी संस्थाओं को परीक्षा आयोजित करने का जो बोझ था वो थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, है ना। इससे पहले ये सारा काम इन्हीं को करना पड़ता था। एनटीए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन माध्यम से कम 2 बार परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। एनटीए ग्रामीण समुदाय क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु जिला स्तर, उप जिला स्तर पर केंद्र वगैरह स्थापित करता है। और बस इसको ध्यान में रखिएगा, एनटीए का स्ट्रक्चर, कौन इसको नियुक्त करता है, क्या क्राइटेरिया है सीईओ बनने का, और किस मंत्रालय के तहत में आता है, क्या काम है इसके, ध्यान में रखिएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2019 के बजट के पश्चात इसको बनाया ही गया है। अभी कुछ साल पहले तो बनी ही है संस्था, और कुछ साल में ही डूब गई है संस्था। बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर धांधली हुई है गुरु। अगर इसमें बड़ा रिफॉर्म नहीं किया गया, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें बैठे हैं जिन्होंने बच्चों का सेंटर तक फिक्स कर दिया। एक बड़ोदरा के सेंटर का न्यूज़ देखिएगा, तेलंगाना तक के बच्चों का बड़ोदरा सेंटर हुआ है, सेम सेंटर पर। उस पेपर लीक किए गए हैं, वहाँ पर न्यूज़ में आया भाई, प्रधानाचार्य वहाँ का मिला हुआ था, देखिएगा ज़रा। तो ये कैसे हो गया? ये तो एनटीए की तरफ से ही हो सकता है, सेंटर कहाँ पर कैसे होगा ये तो एनटीए की टीम तय करती होगी। तो इसके कारण से इसकी जांच होनी चाहिए। अगला देखिए क्या है कि यूएस और चीन पहली बार न्यूक्लियर जो हथियार होते हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल टेंशन ये है, बस न्यूज़ के तौर पर ध्यान रखिए, टेंशन ये है कि उम्मीद की जा रही है कि ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के मामले में कभी कभार चीन जो है वो अगर एंगर हो गया, अगर हारने लग गया, अगर वो पिछड़ने लग गया, तो कहीं न्यूक्लियर हथियार वगैरह का यूज़ ना कर दे। इसलिए न्यूक्लियर हथियार को लेकर चाइना और यूएस के बीच में पहली बार बात हो रही है, तो ये भी ठीक है भाई। अगला देखिए न्यूज़ क्या है, अगला है आपका आर्मेनिया रिकॉग्नाइज फलस्तीन एज ए स्टेट। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है आर्मेनिया ये रहा इसका सबसे बड़ा लेक 7 इसको कहा जाता है लेक। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये रेवान है। इसकी सीमा तुर्की से लगती है, ईरान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, जॉर्जिया से लगती है इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है कृपया करके ध्यान में रखें। अजरबैजान के साथ इसका कन्फ्लिक्ट है, ये ईसाई कंट्री है और ये मुस्लिम कंट्री है, और इसके कारण से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा। धर्म के आधार पर आज भी युद्ध होते हैं दुनिया भर में, धर्म के आधार पर आज भी होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर वीडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का।